उत्तराखंड पंचायत चुनाव को हाईकोर्ट की हरी झंडी, सिंबल वितरण पर लगी रोक दोपहर बाद हटाई। विधायक विनोद चमोली बोले, चुनाव होकर रहेंगे, कोर्ट का आदेश स्पष्ट। सावन के पहले सोमवार पर सीएम धामी ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। शिव स्तुति पढ़कर पंचवामृत से किया रुद्राभिषेक। प्रदेश के सुख समृद्धि और शांति की कामना। हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्र से मिली एक्सपायरी दवाएं और खराब दूध। डीएम ने गठित की जांच टीम। ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप। हत्या की आशंका पर गोपेश्वर अस्पताल में जोरदार प्रदर्शन। 2 हफ्ते से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुख करेंगे खास खबरों की और खबर हम आपको देहरादून से बता दें। श्रावण मास का पहला सोमवार है और बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में शिव का जलाभिषेक कर शिव भगवान की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने भगवान शिव की स्वयं स्तुति पढ़ जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि श्रावण मास में शिव भक्ति का अलौकिक आनंद है। भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा नंदा राज जात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी की अध्यक्षता में इस यात्रा को लेकर चौथी उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्ग में सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय स्टेक होल्डर्स से मिले सुझावों को अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि नंदा राजवात उत्तराखंड के लिए किसी महाकुंभ से कम नहीं है, इसीलिए हर पहलू पर बारीकी से काम किया जा रहा है। नंदा देवी की पालकी यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो चली है। सीएम धामी ने चौथी बैठक में साफ किया कि ये यात्रा राज्य की आस्था और पहचान से जुड़ी हुई है और इसे गरिमा के अनुरूप संपन्न कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नंदा राजजात यात्रा हमारा वो भी पूरे उत्तराखंड का एक महाकुंभ जैसा हमारा उत्सव है और ये यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। उसको लेकर जहां पहले भी आज से पहले भी 3 बैठक संपन्न हुई है। पूरी यात्रा के बारे में योजना बनाई गई है, कैसे हमारे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए, कैसे वहाँ के मार्गों को ठीक किया जाए, यात्रा का संचालन कैसे हो। बीच में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से भी, सभी यात्रा के स्टेक होल्डर से भी, सभी लोगों से संवाद किया था। उनके जो सुझाव हैं उनके सुझाव पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो आगे चलकर पूरी होनी है, उनके सुझाव यहाँ प्राप्त हो गए हैं। उन पर जल्दी काम करके यात्रा बहुत भव्य होगी, ऐतिहासिक होगी, उसके निमित्त हम काम करें। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के मामले में हाई कोर्ट से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने फिर कहा कि पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए जाए। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में फाइल की थी रिव्यू पिटीशन। पिछले सुनवाई में हाई कोर्ट ने 2 जगह वोट पर होने वाले लोगों के नामांकन को सही नहीं माना था। कोर्ट के आदेश से एक बार फिर खलबली मची हुई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव के बाद कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनावी याचिका दाखिल कर सकता है।
कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की शिकायतों को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी ने डीजे संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। किसी भी तरह के उल्लंघन पर न सिर्फ डीजे ऑपरेटर बल्कि आयोजन समिति के जिम्मेदार सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसी क्रम में कसाना डीजे के मालिक उमेश कुमार को भी गाइडलाइन पढ़कर सुनाई गई, जिन्होंने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य डीजे संचालकों से उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। हरिद्वार में आए प्रत्येक कांवड़ यात्री जो दूर दूर से यहाँ आते हैं, माँ गंगा का जल यहाँ से उठा के अपने अपने पवित्र स्थानों में शिवालयों में जल का अभिषेक करते हैं, मैं सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हरिद्वार में आने वाले जो डीजे हैं उनका भी हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में बनाई गई गाइडलाइंस में अक्सर देखा गया है कि जो बड़े डीजे आते हैं वो कई बार रोड जाम और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स का भी कारण बनते हैं। पूर्व के हमारे अनुभव ये बताते हैं, बड़े डीजे के कारण होने वाले कंपटीशन में कई मारपीट की और बड़े बलवे की भी घटनाएं हुई हैं। पिछली बार इस सब चीज़ों को देखते हुए 4 से 5 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें जातिगत संघर्ष भी देखने में आया था। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए बड़े डीजे या कंपटीशन करने वाले डीजे के खिलाफ हम लोगों ने एक SOP बनाई थी, जिसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के सभी उच्च अधिकारियों की मीटिंग में ये बात तय हुई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से अपने आवास पर 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठे। इसको लेकर भाजपा ने हरीश रावत पर तंज कसा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कभी कभार बड़े बुजुर्गों का चुप रहना ही अच्छा होता है। विधायक ने कहा कि हो सकता है उनके परिवार की अपनी समस्या हो, परिवार में विवाद के दौरान कभी कभी चुप रहना सही होना है। विनोद चमोली ने कहा कि हो सकता है उनकी ऐसी समस्या हो कि उनको चुप रहना अच्छा लगा हो। घर की समस्याएं भी हो सकती है, कई बार बड़े बुजुर्गों को चुप रहना ठीक होता है। घर के विवादों से निपटने के लिए घर में सब शांति बनाए रखते हैं। उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों लेते हैं? हरीश रावत जी का व्यक्तिगत जीवन नहीं है क्या? उसको भी देखना चाहिए, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई स्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको चुप रहना ठीक लगा होगा, तो इसलिए चुप होंगे। नहीं तो राजनीति में तो बोला ही जाता है, चुप रहने से कुछ थोड़ा होता है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में खटीमा मझोला मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। यह सड़क 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसे 2 साल पहले नेशनल हाईवे को सौंपा गया था, लेकिन नेशनल हाईवे अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले 1 साल से सड़क जर्जर अवस्था में है और बरसात में गड्ढों में पानी भरने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में इतने बड़े गड्ढे हैं कि जलभराव के कारण सड़क और गड्ढे में फर्क करना मुश्किल हो चुका है। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने बताया कि 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जल्द कार्य शुरू होगा। जो अपना RTO ऑफिस है, वहाँ पर रोड बहुत खराब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया, तो मैं गिर गया बहुत तेज, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा, और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया, मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे खराब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए, चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर। ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी। कहीं सरकार हमारी सुन ले तो करने के लिए तो रोज 2-4 खड्डे पाड़ के चले जाते हैं बाद में। आजकल आज देखा कहीं कि रोडों पे खड़ंजा लगते हुए, मेन हाईवे पे खड़ंजा लग रहा है इस रोड पे। उस रोड का भुक्तभोगी हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के CM साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है, और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है, और गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। ये जो पीलीभीत मार्ग है, उस मार्ग में NH के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार
दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी NH के अधिकारी से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि हम इस काम को जल्द शुरू करवाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह बांटने भी शुरू कर दिए, जो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेंगे। इससे पहले हाईकोर्ट ने सिंबल बांटने पर रोक लगाई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है एक बार फिर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। पंचायत चुनाव नियत तिथि पर ही होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रक्रिया से असंतुष्टि है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिस तरह कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उससे साफ है कि चुनाव बाधित नहीं होंगे। अगर कोई किसी प्रक्रिया से असंतुष्ट है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन चुनाव अब होकर रहेंगे। तो प्रक्रिया चल रही है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हाईकोर्ट जिस तरह का स्टैंड लिए हुए इससे स्पष्ट लग रहा है कि वो चुनाव को बाधित नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, किसी को लगेगा कि इस चुनाव में जो नियमावली बनी है या जिस प्रकार से चुनाव के अंदर जो भी निर्णय हुए हैं उन निर्णयों को लेकर कोई अगर असंतुष्ट होगा तो स्वाभाविक बात है, कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। वो हाईकोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, उसके बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, वही अंतिम वर्डिक्ट होगा। लेकिन कुल मिला के चुनाव नहीं रुकने वाले हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। पिछले 2 हफ्ते से लापता मनोज का शव मिलने से नंदानगर क्षेत्र के लोगों ने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल नंदानगर निवासी मनोज का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों की हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की मांग की। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि घांगरिया के पास जंगल में पेड़ से लापता मनोज का शव मिलने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीते दिन हेमकुंड साहिब के बेस कैंप घांगरिया से लापता मनोज विश्व निवासी बांझ बगड़ नंदानगर का शव 2 हफ्ते बाद घांगरिया के पास जंगल में एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये लड़का गायब था, इसके मालिक द्वारा इसके साथ हत्यापाई हुई थी और पुलिस ने कंप्रोमाइज करा है। उसके बाद ये लड़का पैसे लेने के लिए फिर पुलिस अपने मालिक के पास गया तो इन्होंने इस बीच में इसके साथ हत्यापाई करके इसकी जान से इसको मारा है। और जो मुझे लगता है जिस तरह ये फांसी का जो नौटंकी यहाँ पे हुई है, ये कोई फांसी नहीं है, ये जानबूझ कोई साजिश है। अब मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो ये देवेंद्र चौहान जो मालिक है, इसे 302 के केस में एफआईआर होनी चाहिए और ये जल्दी से जल्दी जेल। उत्तराखंड सरकार इस बार मानसून सत्र को गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है और कुछ विपक्षी दल सवाल भी उठा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर निर्णय को लेकर स्पष्ट दृष्टि और नेतृत्व क्षमता दिखाई है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने में अभी 1 माह का समय बाकी है और बहुत जल्द मुख्यमंत्री न केवल सत्र की रूपरेखा बल्कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी निर्णय लेंगे। भट्ट ने गैरसैंण में सत्र कराने के फैसले को जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया और मुख्यमंत्री का आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं।
देवभूमि की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के पंजीकरण के बाद अब धामी सरकार प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में भी पंजीकरण कराने पर विचार कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से धार्मिक स्थलों की क्षमता का भी आकलन किया जा सके। सरकार के इस प्रयास को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टिगत एक अच्छा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में अनेकों ऐसे विश्वविख्यात मंदिर है जहां लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, इसीलिए पंजीकरण की प्रक्रिया आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए की जा रही है। हमारे प्रदेश के अंदर लगातार देश और दुनिया के लोग चार धाम यात्रा के लिए, अन्य मंदिर हमारे प्रदेश के अंदर विश्वविख्यात मंदिर हैं जहां लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, वहां के दर्शन के लिए आते रहे हैं। और लगातार यहां जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसका कई दिक्कतें भी आम लोगों को हुई है। इसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा सभी जो बड़े हमारे तीर्थ स्थल हैं और जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी लोगों के पंजीकरण, पहले चार धाम में पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी, उसी तर्ज पर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। जो ट्रैफिक की समस्या, जाम की लगातार समस्या हो रही थी, उससे भी समाधान मिलेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को भी उससे सुविधाएं मिलेंगी। हरिद्वार के सलेमपुर पंचायत परिसर आंगनबाड़ी केंद्र में भारी मात्रा में एक्सपायर आयरन दवाइयों और दूध के भंडार मिलने से हड़कंप मच गया। ये सामग्री पोषण योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जानी थी, जो बिना वितरण के ही खराब हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके सिंह और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजपाल सिंह और जिला विकास अधिकारी सहित एक जांच टीम गठित कर दी। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच होगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो है वो घटित की जा चुकी है और इसमें शक्ति से शक्ति जो संबंधित हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तो किसी की गलती हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें ये सभी चीजें किसकी जिम्मेदारी उसमें तय की जाएगी। कुछ एक्सपायरी मेडिसिन मिली हुई है आंगनबाड़ी केंद्र सलेमपुर में, सीधे बड़े व्यवस्था में एक कमेटी गठित की गई है और इसमें मैं हमारे हमारे डीएसओ और हम तीन लोग मिलकर जांच कार्रवाई उनके बयान लिखित कर रहे हैं और जो सामान उपलब्ध मिला है उसकी काउंटिंग भी करा रहे हैं। उसके बाद जैसा भी कंक्लूजन निकलेगा बेटा उसकी रिपोर्ट अपनी आएगी। आंगनबाड़ी ने बताया कि चूहों ने उसमें कट लगाया था तो इसलिए उसको उन्होंने नहीं दिया, पर हम लोग पूरी इसकी गहनता से जांच करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे पैकेट खराब हो गए हों। आंगनबाड़ी की अगर गलती है या जिस भी लेवल की गलती है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर आंगनबाड़ी की गलती रहेगी तो उसकी रिकवरी भी की जाएगी और जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। इसमें हमने मुख्य विकास अधिकारी को डायरेक्शन दिए हैं, उन्होंने आज जांच टीम भी गठित कर दी है। आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके फिर आगे कार्रवाई। खबर चमोली से है, जहां गढ़वाल हिमालय के उच्च हिमालयी पथरीली संकरी नुमा घाटियों में पाए जाने वाले दुर्लभ राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के खिलने के बाद अब इसी हिम पुष्प परिवार के अन्य दुर्लभ और औषधीय पुष्पों कस्तूरी कमल, फोन कमल और नील कमल के दर्शन भी लोकपाल घाटी सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला के तलहटी सहित बद्रीपुरी क्षेत्र में नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप में होने लगे हैं। आपको बता दें कि लोक मान्यताओं के तहत ब्रह्मा कमल पुष्प को भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के कुछ युवा पथारोहियों के एक दल को उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी की अटलाकोटी क्षेत्र और सप्त श्रृंग पर्वत श्रृंखला की तलहटियों में इन दुर्लभ देव पुष्पों के दर्शन हुए हैं। तो चमोली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां
ब्रह्म कमल देखने को मिले भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय बताए जाते हैं। ब्रह्म कमल पुष्प तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो चली। कोई इसे केंद्र से बजट मिलने की उम्मीद से जोड़ रहा है तो कोई इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं वे राज्य हित में ही प्रयास करते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि उत्तराखंड को कई विभागों से बड़ा बजट आवंटन मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते हैं। इस बार भी जिन मंत्रियों से उनकी भेंट हो रही है, मैं कह सकता हूँ बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लिए भिन्न भिन्न विभागों के दृष्टिकोण से बजट आएगा और राज्य के विकास में वो कारगर सिद्ध होगा। नगर निगम देहरादून ने इस वर्ष हाउस टैक्स में बेहतर कार्य किया है। निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि समय समय पर हाउस टैक्स की समीक्षा की जाती है, जिसमें टैक्स की क्या वर्तमान स्थिति है, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, इसका आकलन देखा जाता है। बताया गया कि प्रथम तिमाही में दिए गए लक्ष्य अनुसार नगर निगम देहरादून द्वारा 25% ग्रे कर की वसूली का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पा लिया गया है और पिछले साल की पहली तिमाही से 43% अधिक की वसूली इस वर्ष की प्रथम तिमाही में ही की गई, जिसमें करीब 22 करोड़ का राजस्व मिला है। साथ ही बताया कि जो बकायेदार हैं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का कार्य है, उसमें नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ का लक्ष्य रखा है अपने लिए। और इस बार जो हमारा जीआईएस सर्विस का डेटा कहता है उसमें कई हमारी संपत्तियां हैं लगभग 1,62,000 के करीब, जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन पर भी नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा पहली तिमाही का कलेक्शन है वो लगभग 22 करोड़ 83 लाख के करीब हुआ है। और पहली तिमाही में क्योंकि अप्रैल के माह में छूट भी दी जाती रही है नगर निगम के स्तर से पारंपरिक रूप से, तो ये 20% की छूट के आधार पर लगभग हमने अपने क्वार्टरली टारगेट को एक्सीड किया है और ये पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में लगभग 43% अधिक है। तो टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने लक्ष्य को इस बार एक्सीड करें और जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के दायरे से फिलहाल बाहर हैं उनको हम इस दायरे में सम्मिलित करते हुए आगे। तो प्रदेश में मौसम में लगातार बारिश के बीच अब कुछ राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 3 से 4 दिन सामान्य मौसम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 और 15 जुलाई को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिलेगी, जबकि देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 16-17 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखी जा सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है और पीछे जो सीजन की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेगी। हाँ, ये कि जो हैवी वेरी हैवी रेन है उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी है। तो ऑलरेडी अच्छी रेन मिल रही है और इसके बाद जाएंगे आगे 14-15 के बाद देखेंगे 16 या 17 में भी, तो उसमें भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, बागेश्वर है, तो इनमें संभावना कि एका दुक्का जो है हैवी रेन मिलेगी। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आया हो, लेकिन भाजपा अभी से ही आशंकित नजर आने लगी है। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट के निर्देश आएंगे भाजपा ससम्मान उन निर्देशों का पालन करेगी। एशिया की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर भी चर्चा में है। दिल्ली से आए 6 कांवड़ियों के
एक ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के शहीदों की याद में कावड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस ग्रुप में सभी युवा हैं जो कावड़ हैं। उसमें एक तरफ वायुसेना का जवान और दूसरी ओर बीएसएफ के जवान के चित्र लगाए गए हैं। दोनों को ही जवानों के कपड़े पहनाए गए और भारतीय ध्वज के साथ ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के शहीदों की याद में लिखी कावड़ के साथ गंगाजल लेकर रवाना हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।